साथियों को नमस्कार और प्यारे बच्चों। पिछली जो वीडियो थी हमारी, उसमें हमने देखा था रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, कितने प्रकार की होती हैं। उसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हमने पढ़े थे। उसका जो अंतिम प्रकार था वो था उपचयन अपचयन। उपचयन अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत हमने दो अभिक्रियाएं देखी थी, एक ऑक्सीकरण एक अपचयन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है उसके हमारे दैनिक जीवन पर कुछ प्रभाव होते हैं। देखते हैं कौन से प्रभाव हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के हमारे दैनिक जीवन पर दो प्रकार के प्रभाव है। पहला है संक्षारण, दूसरा है विकृत। संक्षारण, कोई धातु जब वायु या नमी के संपर्क में आ जाती है, पानी के संपर्क में आ जाती है, तो वो अपने मूल स्वरूप को खो देती है, अर्थात वो अपने मूल स्वरूप से अलग हो जाती है और उसका जो स्वरूप है वो बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं लोहे के ऊपर जंग लगना। जब लोहा नमी या पानी के संपर्क में आ जाता है तो उसके ऊपर एक लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। वो जो क्रिया है वो कहलाती है संक्षारण। अब जो वस्तु संक्षारित हो गई है तो उससे कैसे बचाया जा सकता है, तो उसके बचाव के उपाय भी हमारे पास में होना चाहिए। बचाव के उपाय क्या हैं, मैंने उन संक्षारण की अभिक्रिया से कैसे बचाया जा सकता है, संक्षारण की क्रिया से उन वस्तुओं को कैसे बचाया जा सकता है। तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं, हम उन धातुओं को नमी से, पहला उपाय होगा कि उन धातुओं को जो है हम नमी से दूर रखें। दूसरा है उनका सुरक्षित भंडारण करें। तीसरा होगा उन पर हम ग्रीस या तेल लगा दें। चौथा होगा हम उसके ऊपर ऑयल पेंट कर दें। पांचवा होगा कि हम उसके ऊपर कोई ऐसी परत चढ़ा दें, किसी अन्य धातु की ऐसी परत चढ़ा दें जिससे वो संक्षारित न होने पाए। पहला हमने देखो संक्षारण। दूसरा प्रभाव है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का विकृत, अर्थात खाद्य पदार्थ जो होते हैं वे वायु या नमी के संपर्क आने से खराब हो जाते हैं और हमारे खाने योग्य नहीं होते। उनसे बचाव के हमें क्या क्या उपाय हों। पहला है कि उनमें हमें एंटीऑक्सीडेंट मिला देना चाहिए। दूसरा, उनको नाइट्रोजन गैस से संचालित कर देना चाहिए। तीसरा है कि हमें उनको वायुरोधी बना देना चाहिए। और चौथा जो होगा वो हमारा खाद्य पदार्थों का प्रशीतन कर देना चाहिए ताकि ये खाद्य पदार्थ हमारे सुरक्षित रहें। संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उनके दैनिक जीवन पर प्रभाव, ये सारे हमने रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत देखे। आइए अब हमारे सिलेबस की कुछ और चीज़ें हैं जिनमें दो मुख्य रूप से अभिक्रियाएं हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। नंबर 1 होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और दूसरी होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इनके नाम से ही लगभग हमको स्पष्ट हो जाता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी। ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत जब हम उत्पाद बनाते हैं या वे अभिक्रियाएं संपन्न होती है और जब उनसे कोई उत्पाद का निर्माण होता है तो उस समय उत्पाद के साथ साथ उनसे ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। वे अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है क्योंकि उनके अंतर्गत उनके संपन्न होने पर ऊष्मा का उत्पादन होता है। दूसरी होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यहाँ हमें लगभग इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है ऊष्मा शोषी, अर्थात जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा देने पर ही, चाहे बाहर से ऊष्मा देंगे, ताप देंगे, तभी वो अभिक्रियाएं संपन्न होंगी। यदि हम बाहर से ताप या ऊष्मा नहीं देंगे तो वे अभिक्रियाएं संपन्न नहीं होंगी। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनके संपन्न करवाने के लिए, जिनके अभिकारकों से हमको उत्पाद बनाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, जब हम उनको ऊष्मा देंगे तभी वे अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करने के बाद वो उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो अभिक्रिया होगी कि जब हम अभिकारकों से उत्पाद बनाएंगे, ऊष्मा अलग से देंगे उनको, वे अभिक्रिया होगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। उदाहरण के तौर पर हमारे पास में है मीथेन गैस, ऑक्सीजन गैस, दोनों संयोग करके जब उत्पाद बनाती है तो फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उनसे ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये हमारा आएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण जो है हमारे पास में है कैल्शियम कार्बोनेट।
जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम ताप देते हैं तो वह दो भागों में विभक्त हो जाता है, या यूं कह सकते हैं कि उससे जो बनने वाले उत्पाद हैं वे हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों उत्पाद कैल्शियम कार्बोनेट से तब बनेंगे जब हम इस अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए अलग से ताप देंगे।